हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो नीट 2020 में जो क्वेश्चन पेपर में फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशंस देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन थे। तो पहले यहाँ पे बता दूं कि नीट का जो एग्जाम है वो कैंसिल तो नहीं होगा। ठीक है, अब रही बात पोस्टपोन होने की, तो कोरोना के केसेस तो थोड़ा सा कमी आई है। अब वो थोड़ी सी कमी आई तो मान के चलिए यूपी बोर्ड के और जो अदर बोर्ड के एग्जाम्स हैं 12th के, ठीक है, वो हो जाएंगे 15 जून से, या जून, मिड जून से लेकर जुलाई के बीच में एग्जाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर आप 15 जुलाई तक सारे एग्जाम हो जाते हैं तो मान के चलिए आपके पास 15 दिन का समय मिलेगा नीट के पेपर के लिए। ठीक है, और 1 अगस्त से अगर एग्जाम है तो एग्जाम हो जाएंगे। अब बाई चांस अगर पोस्टपोन होना भी होगा तो ये मान के चलिए 20 तारीख या 20 या 25, इससे ज्यादा आगे नहीं पोस्टपोन होगा, तो ये मान के चलिए 1 अगस्त को तो एग्जाम हो ही जाएगा। और अगर 1 अगस्त को एग्जाम नहीं होता है तो मान के चलिए आपको 15-20 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो आप ये अपने लास्ट जो डेडलाइन है वो 31 जुलाई मान के चलिए, और तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जो पूछे गए थे फिजिक्स के क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को देख के तो यही आइडिया लग रहा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने उनका एनालिसिस किया था। ठीक है, तो उनको देख के आइडिया लग रहा है कि अगर 2 महीना आप लग के पढ़ लो, ठीक है, तो फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। 45 क्वेश्चन आते हैं तो 45 में से मान के चलिए 40 क्वेश्चन तो आपको कर ही लेने हैं, अगर 2 महीना आप लग के कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें देखते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन था कि पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा था, देखते हैं पहला क्वेश्चन कहाँ है। हाँ, ये कह रहे हैं कि ये फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर्स मॉडल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बोर्स मॉडल जो था वो था क्या, सिंगल हाइड्रो मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। उन्होंने हाइड्रोजन आइटम को लेके बताया गया था, तो यानी कि वो जो बोर्स जो मॉडल है वो सिंगल, यानी हाइड्रोजन जो आइटम्स होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। ठीक है, तो हाइड्रोजन लाइक आइटम जो होते हैं, जो हाइड्रोजन लाइक आइटम होते हैं उन पे बोर मॉडल एप्लीकेबल है। तो हाइड्रोजन लाइक आइटम किन्हें कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन लाइक हो गए हीलियम, ठीक है, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस। ठीक है, जो जितनी भी स्पेसिस इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन लाइक आइटम कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये देखिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, सिंगली आइनस नियॉन आइटम, देखिए जो नियॉन आइटम मतलब एक बार आइनाइज हुआ है, मतलब एनी प्लस उसमें यानी कि उससे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है, और भी तो काफी इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे, यानी कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, सिंगल स्पेसिस इलेक्ट्रॉन वाला तो है नहीं, तो ये इसका इस पे जो बोर्स मॉडल है वो नहीं वैलिड होगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। कह रहे हैं कि जो एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो वेव होती है, देखिए आपको पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर बनी होती है ना। यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है और मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है। और ये जो वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है, आपको पता है ये नॉर्मली जो जो वेव होती है वो सर्कुलर पोलराइज वेव होती है। ठीक है, तो यानी इसमें जितना इफेक्ट ई पार्ट का होता है उतना ही इफेक्ट बी पार्ट का भी होता है, सेम इफेक्ट होता है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। अच्छा, ये रेशियो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इनका रेशियो निकालना है। अब इनका जो रेशियो तो सेम ही होगा क्योंकि सर्कुलर इक्वली पोलराइज्ड लाइट है, जब तक कि ये किसी पोलराइजर से वेव पास नहीं हुई है। ठीक है, तब तक ये एक उसमें ये जितना कंपोनेंट ई का होगा उतना ही पार्ट बी का भी होगा, यानी कि यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो 1:1 होगा। ठीक है, अब इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व करके भी अगर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम एक अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई वेव्स है हमारे पास ऐसे, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर वेव्स है तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगी। ये इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस कंपोनेंट, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट होता है उसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है, वो एनर्जी होती है, उसको इस तरह से लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो कितनी होती है, वो होती है 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये होती है एनर्जी। ठीक है, ये होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होती है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम एक रिलेशन हम लोग को पता होगा क्या होता है, E/B होता है C, यानी कि E CB, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा C²B²। ठीक है, अब ये जानते हैं C क्या होता है, वन जो C² को हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि जो C² होता है इसको हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली सिंपली हो जाएगा B² अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये जो E की वैल्यू हम लोग को मिली, स्क्वायर की वैल्यू मिली, इसे इक्वेशन 1 में रख देंगे। ठीक है, देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ई स्क्वायर की वैल्यू है C²
बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू ये है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एप्सिलॉन नॉट तो कट गया, तो क्या मिला, ये मिला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी मिली वो मिली 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू। यही एनर्जी बराबर होती है किसके, एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये इक्वल आ गई। ठीक है, दोनों इक्वल होती है तो इनका जो रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो हो जाएगा 1:1 इसमें, तो आंसर इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द ब्रूस्टर एंगल IB फॉर एन इंटरफेस शुड बी। ठीक है, तो पहले ब्रूस्टर एंगल समझते हैं क्या होता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो दो, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एस पोलराइज्ड लाइट, एक होती है पी पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, जो EM वेव फ्लो होती है ना जिस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये जो प्लेन है, अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लेन के पैरेलल अगर ये होती है तो वो होता है एस पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के पैरेलल होती है, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, एस पोलराइज्ड लाइट क्या होगी, जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो प्लेन के पैरेलल होगी, तो वो हो जाएगी क्या, एस पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी उस EM वेव में, तो वो जो लाइट होती है वो होती है पी पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये हो गया एस पोलराइज्ड लाइट और पी पोलराइज्ड लाइट। जनरली क्या होता है, जो EM वेव होती है ना उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पी पोलराइज और एस पोलराइज दोनों इक्वली कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं एक इंटरफेस बना देता हूँ, ये 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 लाइन किसी दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ठीक है, उसकी बाउंड्री हो गई। ठीक है, ये इस पे नॉर्मल डाल दिया। अब जैसे यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट होती है, एक रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे इंसिडेंट होती है। ठीक है, तो अगर ये पी पोलराइज लाइट है और ये ब्रूस्टर एंगल पे पड़ रही है, तो कंप्लीटली इसमें ट्रांसमिट हो जाएगी बिना किसी रिफ्लेक्शन के। ठीक है, इस मीडियम से रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और रिफ्लेक्शन भी हो सकती है, मतलब ये पार्सली ट्रांसमिटेड मीडियम है। ठीक है, पार्सली ट्रांसमिटेड मीडियम है। अगर ये पार्सली ट्रांसमिटेड मीडियम है तो इससे कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए, बट ये जो लाइट है ये पी पोलराइज लाइट थी और ये जो एंगल था वो ब्रूस्टर एंगल पे पड़ी है, इसका मतलब ये कंप्लीटली यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी, ये इसमें कंडीशन होती है। ठीक है, अब जनरली जो हम बता रहे थे कि जो लाइट होती है उसमें पी पोलराइज कंपोनेंट भी होता है और एस दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पहले तो नॉर्मल एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुई है। ठीक है, मान लेते हैं नॉर्मल एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुई। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। अब ये जो लाइट है इसमें पी कंपोनेंट भी एस कंपोनेंट भी है। अब ये लाइट यहाँ से ट्रांसमिट भी होगी और रिफ्लेक्ट भी होगी। ठीक है, तो ये ट्रांसमिट भी हो गई, रिफ्लेक्ट भी हो गई। ठीक है, अभी जो रिफ्लेक्ट हुई है इसमें कुछ पार्ट पी का होता है, कुछ पार्ट एस का होता है, और जो यहाँ पे क्या कहते हैं ट्रांसमिट हुई है उसमें भी कुछ पार्ट पी का होता है, कुछ पार्ट एस का होता है। ठीक है, बट अगर ये लाइट ब्रूस्टर एंगल में पड़ी होती, ये एंगल अगर हम मान लेते IB, ठीक है, तब जानते क्या होता, तब होता क्या कि यहाँ तो ये जो लाइट थी सर्कुलर पोलराइज लाइट थी, उसमें पी कंपोनेंट भी एस कंपोनेंट दोनों है। इसका जो पी कंपोनेंट है वो तो कंप्लीटली यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाता है, ये जो पी था 100% पी पूरा यहाँ आ जाता। ठीक है, 100% पी मिल जाता। ठीक है, जो और कुछ इसका एस कंपोनेंट होता, बट ये जो यहाँ जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है ना, ये जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें पी कंपोनेंट जो है वो कंप्लीटली एब्सेंट होगा, वो 0% होगा, और उसका कुछ परसेंट उसमें एस कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो ये होता है ब्रूस्टर एंगल की मीनिंग। अब इसमें कह रहे हैं कि जो किसी इंटरफेस के लिए जो IB है वो कितना हो सकता है, रेंज उसकी क्या हो सकती है। देखिए रेंज उसकी ये सुटेबल रेंज मानी जाएगी, क्यों, अगर देखिए अगर हम मान लेते हैं कि जो 45 से एंगल से नीचे एंगल लगभग जो होता है ग्लास के लिए वो क्रिटिकल एंगल की तरफ हम लोग पहुंचने लगते हैं, और क्रिटिकल एंगल पे पता है अगर कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो वहां पे ट्रांसमिट होगी नहीं, वहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस आ जाता है ना। ठीक है, तो 45 से नीचे तो हो नहीं सकता है उसमें, लगभग लगभग 42 या 43 डिग्री जो होता है वो ग्लास का वो क्रिटिकल एंगल होता है। ठीक है, तो जो ग्लास के क्रिटिकल एंगल किसी किसी के 43 होते हैं, किसी किसी के 42 होते हैं, तो ठीक है 45 से 90 जो ये रेंज है ये IB के लिए सुटेबल रेंज। हाँ, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर कंटेन हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है हमें, कह रहा है डेंसिटी इसकी कितनी होगी। तो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो रो इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है, रो इक्वल टू होता है m/p। हाइड्रोजन गैस का जो ये वेट होता है वो कितना होता है, फॉर 1 मोल इसका जो वेट होता है वो होता है, फॉर 1 मोल इसका वेट हो जाएगा 2 ग्राम। ठीक है, 1 मोल के लिए 2 ग्राम होता है क्योंकि H2 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका चलो ये वेट हमको पता चल गया, मतलब मास का पता चल गया। अब यहाँ पे पता करना वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए आइडियल गैस की इक्वेशन लगा देंगे, PV इज इक्वल टू nRT फॉर 1 मोल, n तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से V इज इक्वल टू हो जाएगा RT बाई P। R की वैल्यू 8.3,
टी की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 300 केल्विन। प्रेशर कितना है, प्रेशर है, प्रेशर यहाँ पे गिवन है, प्रेशर गिवन है कितना है, प्रेशर है 249, ठीक है, इंटू 10⁻³ है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8×3 या लगभग 24, तो इसको इसको जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 10, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम इसका मिल गया होगा 10×10⁻³ तो ये तो हो गया वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या, डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा m/v, तो m है 2, ये ग्राम में, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ से कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा किलोग्राम अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम है ये 10⁻³ तो ये कैंसिल, ये 2/10, 2/10 को हो जाएगा 0.2, तो रो इक्वल टू आ गया 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट आई ऑन अ सरफेस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म, ठीक है। जो प्रिज्म है वो स्मॉल एंगल प्रिज्म है, पहले ध्यान दीजिए, जो प्रिज्म है वो स्मॉल एंगल प्रिज्म है, ठीक है। क्योंकि उसमें कुछ अलग कंडीशंस होती हैं, ठीक है। स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए जो होता है ए इक्वल टू होता है क्या होता है R1+R2, ठीक है, ये ध्यान से रखिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस if the refractive index of a material of the fringe is mu, then the angle of incidence is nearly equal to, मतलब I का रिलेशन पूछ रहे हैं A से, ठीक है। I कैसा होगा, इसका रिलेशन पूछ रहे हैं A से। तो यहाँ पे पहले प्रिज्म ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। अब एक लाइट है, ऐसे इंसिडेंट हुई होगी, ठीक है, ऐसे इंसिडेंट हुई होगी, जाना तो इसको इधर चाहिए था सीधे, बट ये हल्का सा से डेविएट हो गए ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी एक इंटरफेस पे एंगल बना देते हैं, ये इसका बाइसेक्टर मतलब नॉर्मल ये बना देते हैं, ठीक है। तो अब इसको जाना तो यूं चाहिए सीधे, बट ये ऐसे, फिर ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएगी। इसको पीछे बढ़ाते हैं ऐसे, पीछे बढ़ाएंगे तो ये होता है, इसको बोलते हैं डेविएशन, ठीक है। तो ये डेविएशन क्या होगा, डेविएशन क्या होता है, ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल, देखिए ये जो एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, ठीक है, इंटीरियर दोनों एंगल का सम होता है, ठीक है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल, तो यहाँ पे गामा, ठीक है, गामा बोल दिया इसको डेल्टा, डेल्टा इज गल टू क्या हो जाएगा, डेविएशन इज गल टू हो जाएगा ये एंगल प्लस ये एंगल आई, ये एंगल R1, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा I-R1, इस एंगल को हम लोग बोल सकते हैं I-R1। उसी तरह इस एंगल, ठीक है, ये अगर R2, तो इस वाले एंगल को हम लोग बोल सकते हैं I नहीं, ये इमरजेंस, ठीक है, ये E, ठीक है, E-R2। तो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे अगर इसमें इसका डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन सिंपली क्या हो जाएगा I-R1 प्लस E-R2, ठीक है। इसको थोड़ा और सही से लिखते हैं तो ये हो जाएगा, डेविएशन गलत हो जाएगा I प्लस E माइनस का R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंपली डेविएशन गलत हो जाएगा I प्लस E यहाँ माइनस A, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो बनी इसको देखते हैं, यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये जो E है, बोला है इन्होंने कि, बोला है कि इमर्जेस नॉर्मली, जो रे है फाइनली नॉर्मली ये इमर्ज हो रही, मतलब ये ऐसे निकल जा रही, मतलब जो एंगल बन रहा होगा वो जीरो बन रहा होगा, यानी कि की वैल्यू जीरो, तो ये जो डेविएशन गलत हो जाएगा, ये I-A हो जाएगा सिंपली, बस, ठीक। जो स्मॉल एंगल प्रिज्म का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है, जो स्मॉल एंगल प्रिज्म का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है डेविएशन इक्वल टू होता है μ-1 इंटू ए। डेविएशन का जो वैल्यू निकली उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा I-A μ-1 इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा I-A A ये कैंसिल, तो I इक्वल टू क्या मिला, म्यू इंटू ए, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा, थर्ड वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू सिलेंडर ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो दो सिलेंडर है हमारे पास ए और बी, ठीक है, ये ए और बी को इनको कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह से मान लें कि ये चैम्बर है, एक ए और चैम्बर बी, ठीक है, ठीक है। कह रहे हैं कि ये दो चैम्बर जो है ये स्टॉप कॉक से कनेक्टेड है, यहाँ पे स्टॉप कॉक से यहाँ पे एक कनेक्शन इनका लगा हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन है। ए कंटेन एन आइडियल गैसेस में आइडियल गैसेस भरी हुई है, ठीक है,
एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जो बी है वो कह रहा है कि कंप्लीटली इवैक्यूएटेड है। इसकी मीनिंग कैसे है कि इसकी मीनिंग कि यहाँ पे एक भी पार्टिकल नहीं होगा एयर का, ठीक है। ये कंप्लीटली इवैक्यूएटेड है मतलब वैक्यूम टाइप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एयर का भी पार्टिकल्स नहीं है, यानी कि जैसे यहाँ पे जो जैसे क्या गैसेस में जो वर्तन कैसे होता है कि जब गैस एक जगह से ये इस जगह से इस जगह पे जब एक्सपैंड करती है यहाँ पे आती है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में किसी गैस को यहाँ पे इतने सारे एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे उनका कोलिजन होता है, जिस वजह से उनमें एनर्जी लॉस होता है, जिस वजह से उन्हें वर्डन करना पड़ता है, जिस वजह से क्या होता है उनकी इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंजेस होता है। बट अगर हम मान लें कि इस रीजन में यहाँ से यहाँ तक कोई पार्टिकल ही नहीं है, कोई भी पार्टिकल नहीं है, ना कोई भी गैसेस का पार्टिकल है, ना कोई भी एयर का पार्टिकल है, तो एक एयर का जो एक गैस का मॉलिक्यूल यहाँ से आएगा विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, उसकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये इसकी मीनिंग होती है, ठीक है, इवैक्यूएटेड की। तो यहाँ पे जो पूछ रहे हैं कि द एंटायर सिस्टम जो थर्मली इंसुलेटेड है। अब बोल रहे हैं कि अगर इस जो कॉक है सडनली हटा दिया जाता है, ठीक है, तो गैस एक्सपैंड करेगी, तो सब जानते हैं अगर हटाएंगे तो गैस यहाँ पे आएगी। तो ये जो प्रोसेस होगा ये कौन सा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक। तो जैसे ही ये कॉक हटाते हैं तो गैस यहाँ पे एक्सपैंड होकर फ्रीली यहाँ सब जगह आ जाएगी, ठीक। तो इस प्रोसेस में देखो वॉल्यूम तो चेंज हो गया, आइसोकोरिक तो हो नहीं सकता। प्रेशर भी कुछ चेंज ही हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो डेंसिटी ज्यादा थी, यहाँ डेंसिटी अब कम हो गई, और डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आइसोबैरिक भी नहीं हो सकता। बचा आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है। कई बार आइसोथर्मल यहाँ पे टिक लगा देते हैं, ठीक है। तो ये फ्री, ये जो हम बता रहे हैं जो केस है ये फ्री एक्सपेंशन का केस है। कभी इसके बारे में पढ़ने का मौका मिले तो फ्री एक्सपेंशन पढ़िएगा, ठीक है। व्हाट इज फ्री एक्सपेंशन, ये फ्री एक्सपेंशन का केस है। तो होता क्या है कि इसमें जब ये स्टॉक को हटेगा तो गैस यहाँ एक्सपैंड होंगे, एक्सपैंड होगी तो यहाँ पे वर्डन तो कोई करना नहीं पड़ेगा गैसेस को। यहाँ से यहाँ तक जो गैस एक्सपैंड हो रही है उसमें जो वर्डन है वो जीरो, चेंज इन वर्डन जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल नहीं एयर का जो इन मॉलिक्यूल्स को हिट करेगा या एनर्जी का ट्रांसफर होगा, या जिससे जिससे इनमें एनर्जी का कुछ लॉस होगा या फिर एनर्जी का गेन होगा, ठीक है। जिस वजह से कोई भी होगा तो यहाँ पे वर्डन तो जीरो हो गया। चलो वर्डन तो जीरो हो जा रहा है, ठीक है। अब वर्डन जीरो हो जा रहा है, दूसरा चीज क्या है कि ये जो वॉल है थर्मली इंसुलेटेड है, थर्मली इंसुलेटेड है, ठीक है। ना हीट अंदर से बाहर जा सकती है ना बाहर से अंदर आ सकती है। तो यही समझ लीजिए डेल क्यू तो जीरो हो जाएगा, डेल क्यू जीरो हो जाएगा, यानी कि अब ये केस क्लियर लग रहा है कि जो डेल क्यू है वो जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये केस एडियाबैटिक है। और दूसरी चीज क्या है कि ये केस सडन हो रहा है, जैसे स्टॉक को हटाएंगे हाई जो प्रेशर पे, यहाँ तो प्रेशर लगभग कुछ ना के बराबर है, बट यहाँ कुछ तो प्रेशर है। जैसे ही हटाएंगे सडन एक्सपेंशन होगा इसका, सडन जितना भी सडन केस होता है, ठीक है, वो एडियाबैटिक में आता है। और जितना स्लोली प्रोसेस होता है वो जो आता है वो होता है आइसोथर्मल। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ डेल क्यू बराबर जीरो, डेल डब्ल्यू बराबर जीरो। तो यहाँ कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लगाते हैं थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो डेल यू बराबर भी जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, जो डेल क्यू इक्वल टू होता है, डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल यू प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्डन, ठीक है। तो यहाँ से वर्डन जीरो, डेल क्यू जीरो, तो डेल यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी तो जीरो आ गया। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो आता है तो सब लोग सोचते हैं सीवी डेल्टा टी इसको बोलते हैं ना, यानी कि वो ये जो चेंज इन टेम्परेचर है वो भी जीरो हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, आइसोथर्मल। तो सब लोग यहाँ आइसोथर्मल लगा देते हैं, बट यहाँ चीज ये देखिए यहाँ लिखा है कि सडन एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे। और जितना भी सडन एक्सपेंशन होता है, जो सडन केस जो होता है ना, बहुत स्पीड से जो काम बहुत फास्ट होता है ना, और फास्ट भी हो रहा है यहाँ पे। चेंज इन इंटरनल जो चेंज इन हीट है वो जीरो है, मतलब ये हीट अंदर से बाहर जा सकती है और ना बाहर से अंदर आ सकती है। तो ये जो केस है ये एडियाबैटिक का केस है, ठीक है। तो इसमें एडियाबैटिक करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि जो 0.5 ग्राम ये मास है, ठीक है, ये एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कितना मिलेगा। तो सबसे ब्यूटीफुल इक्वेशन है जो आइंस्टाइन ने दी थी, एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन जो था वो क्या था, वो इज इक्वल टू था mc स्क्वायर, ठीक है। mc का मतलब यहाँ पे क्या है, जो चेंज इन मास, डेल mc स्क्वायर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसको यहाँ पे डेल m की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5, और ये इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे इसको कर दे 10 की पावर -3 इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 13, ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 13, इसका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a body weight 72 न्यूटन on the surface of the earth, what is the gravitational force on it at a height equal to half the radius of the earth। मतलब एक बॉडी है, ठीक है, उसका अर्थ पे जो वेट है
ठीक है, वो 72 न्यूटन है। ठीक है, एम जी इज इक्वल टू 72 न्यूटन है। तो यहाँ से हम लोग जी की वैल्यू 10 रखेंगे तो एम की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को, सिंपली एम की वैल्यू मिल जाएगी 72/10 इज इक्वल टू, जो उसका मास है वो 7.2 kg है। ये तो मिल गया हम लोग को। ठीक है, उस एक कोई बॉडी है, उसका मास जो अर्थ के सरफेस पे है वो 7.2 किलोग्राम है। ठीक है, कह रहे हैं कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर ये जो बॉडी है ये h बराबर r/2 हाइट पे चली जाती है तो इसका जो उस पर कितना न्यूटन फोर्स लगेगा बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये पूछा जा रहा है इसमें। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में भी कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि जो इफेक्टिव ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है वो रटे रहते हैं। जी इज इक्वल टू होता है, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है G1 - h/r। बस यही गलती हो जाती है। ठीक है, यही गलती हो जाती है, यही नहीं फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या आंसर आएगा पहले देखते हैं। चलिए इसको फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा जी बाई, ये हो जाएगा 1 - h कितना r/2, तो ये हो जाएगा r/2 अपॉन r/2 तो ये हो जाएगा g/2 सिंपली मिलेगा। ठीक है, ये कैंसिल 1 - ठीक है, g/2 मिलेगा। g/2 मिल गया। तो अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है अगर इसका यहाँ पे मतलब h हाइट पे यहाँ पे निकालना है कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ये वही सिंपली लग जाएगा mg। m कितना है 7.2, g कितना निकल के आया, g निकल के आया g/2 यानी कि 10/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इसका जो आंसर है 36 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर इस ऑप्शन में अगर 36 कहीं दिया होता, ठीक है, तो कई लोग देखो इसको टिक मार के आते हैं, बट इसका सही आंसर 36 नहीं होगा, सही आंसर इसका वो 32 न्यूटन। ठीक है, कैसे, ये जो हाइट दे रखी है वो r/2 है। ठीक है, बहुत छोटी नहीं, काफी अच्छी खासी हाइट है। ठीक है, अर्थ के सरफेस से अच्छी खासी हाइट है। तो ये जो स्मॉल हाइट के लिए ये फॉर्मूला बनाया गया था, जब h काफी छोटा होता है r से, उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ h छोटा नहीं है, h अच्छा खासा है, r/2 है। ठीक है, r/2 भी एक अच्छी खासी मेजरमेंट लेंथ है। तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जो यहाँ पे करेक्ट फॉर्मूला जो लगाएंगे वो हम लोग यहाँ इस तरह से लगाएंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, अगर कोई फॉर्मूला रटा है तो किस कंडीशन में फॉर्मूला बना वो कंडीशन याद करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, इससे अच्छा क्या होता है कि आप सीधे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे जो जी होता है वो क्या होता है, वो होता है Gm/r²। ठीक है, तो एच हाइट पे जो जी हो जाएगा वो हो जाएगा जी इफेक्टिव। नॉर्मल जी ये होता है तो ये हो जाएगा Gm/r+h का होल स्क्वायर। नीचे हो जाएगा Gm/r²। ये कैंसिल, तो हमें क्या मिला, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू मिला जी, यहाँ मिला r²/r+h का होल स्क्वायर, ये मिला। ठीक है, अब यहाँ निकालते हैं जी इज इक्वल टू, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू हो जाएगा जी r², तो r², ठीक है, रख देते हैं। और ये हो जाएगा r+r/2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 4/9g, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4/9g। अब हम लोग को यहाँ पे ग्रेविटी इफेक्टिव ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो मिल चुकी है एच हाइट पे। ठीक है, तो अब एच हाइट पे कितना फोर्स लग रहा होगा ये निकालना है। तो कितना क्या हो जाएगा, सिंपली फोर्स इक्वल टू हो जाएगा mg। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो एच हाइट पे हो जाएगा वो हो जाएगा m, और जी इफेक्टिव जो भी निकाला m कितना था 7.2, और ये हो जाएगा 4/9। जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू है 10। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हम लोग को मिलेगा लगभग लगभग, ये इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 8 हो जाएगा 32। ठीक है, तो 32 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि जब हाइट की जो वैल्यू होती है वो छोटी नहीं होती है। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं होती है, ठीक है, कुछ मतलब लगभग हम मान के चलते हैं अगर एच की वैल्यू 500 किलोमीटर से ज्यादा गिवन है तो हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे उस केस में लगाएंगे। अगर 500 किलोमीटर से ज्यादा गिवन है, अगर 500 किलोमीटर से नीचे अगर है, ठीक है, ये ज्यादा अच्छी खासी हाइट, ये मतलब छोटी हाइट, क्योंकि जो अर्थ की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, वो होती है 6400 किलोमीटर। ठीक है, इस केस में अगर हम 500 से ऊपर जाते हैं तो ये अच्छी खासी एक वैल्यू होती है जो 6400 को इफेक्ट करेगी। तो उस केस में हम ये फॉर्मूला, ये अगर यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अगर ये जो हाइट है वो 500 किलोमीटर जो मीटर से अगर नीचे दी हुई है, ठीक है, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हम लोग रख के चले आ रहे हैं अब तक में, ये फॉर्मूला 1 - h/r। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो है कि द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। ठीक है, मेटल का तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, तो मेटल नहीं होगा। इंसुलेटर का भी वही हाल है। ठीक है, अब इंसुलेटर की तो बात फिलहाल कहानी अलग है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर की अब इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है कि उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी उससे बढ़ आ सकती है।
बट वो इतना हाईली इंसुलेटर होता है कि वो टेम्परेचर बढ़ने से जल जाएगा, बिफोर कंडक्शन वो पूरा का पूरा मटेरियल ही जल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं यहाँ पे करेक्ट होगा इंसुलेटर, ठीक है। सेमीकंडक्टर जो होता है उनका निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जैसे ही स्लाइटली टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे हम लोग आते हैं, ठीक है, 0 केल्विन से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तुरंत उसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर इसमें कंफ्यूजन कई लोग को होती है, तो इसमें इंसुलेटर की वजह से ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है उसमें डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो पहले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल टू a sin ओमेगा t, ठीक है। यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी निकालने के लिए इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी की इक्वेशन हो जाएगी a ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है। अब इसमें एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा तो इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा sin ओमेगा t, ठीक है। यहाँ हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो साइन है और यहाँ पे जो साइन है दोनों में क्या डिफरेंस है, ये प्लस का ये माइनस का, यानी कि इन्वर्टेड है, यानी कि जो फेस डिफरेंस दोनों में आ रहा होगा वो आ रहा होगा पाई का, यानी कि 180 डिग्री का, यानी कि पाई रेडियन का, ठीक है। तो इसमें ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन अ गिटार टू स्ट्रिंग ए एंड बी मेड ऑफ अ मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ द ट्यून एंड देखो ये ए और बी है वो सेम मटेरियल की बनी है, स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून है, प्रोड्यूसेस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। एक स्ट्रिंग ए और एक स्ट्रिंग बी दोनों फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती हैं, आपस में दोनों फ्रीक्वेंसी का रेजोनेंस होता है, तो जो बीट्स क्रिएट होती है वो होती है 6 हर्ट्ज की। फिर कहना है कि व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज, इस बार क्या करते हैं कि ए की तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है लेकिन जो बी की है वो टेंशन को स्लाइटली डिक्रीज करेंगे, इसलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो होती है टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, तो फ्रीक्वेंसी भी स्लाइटली डिक्रीज करेगी। तो इस केस में जो बीट्स क्रिएट हो रही है कह रही है वो 7 हर्ट्ज क्रिएट हो रही है, ठीक है। जब इनकी जो क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं था तो 6 हर्ट्ज जो की बीट्स प्रोड्यूस होती थी, अब फ्रीक्वेंसी बी की थोड़ी सी कम हो गई है तो अब बीट्स भी बढ़ रही हैं। कह रहे हैं इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, अगर ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ए की फ्रीक्वेंसी है 530 हर्ट्ज, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कितनी होगी, तो देखिए अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे देखिए 530 हर्ट्ज इसकी है, ठीक है। और जो बीट्स होती है, बीट्स क्या होती है, बीट्स सिंपली होती है n1 माइनस n2, ये होती है बीट्स जो कि 6 हर्ट्ज आ रही होगी। इसमें n1 या तो a हो सकता है या तो n2 a हो सकता है, ठीक है। n1 या तो b हो सकता है या तो n2 b हो सकता है इसमें, ठीक है। इसमें अपना थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो जाता है ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि देखिए अब यहाँ पे देखिए अगर इसको ए की जो फ्रीक्वेंसी में अगर 6 हर्ट्ज जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 536, कितना हो जाएगा 536 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हो जाएगी बी की फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 536। अब ए की 530 है, ए की 536 है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं तो 6 हर्ट्ज बीट्स आ रही हैं और 6 हर्ट्ज बीट्स क्रिएट भी हो रही हैं, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन सही बैठ रहा है। नेक्स्ट केस में जो फ्रीक्वेंसी है, जो उसका जो क्या कहते हैं जो टेंशन है जो तार है वो हल्का सा ढीला कर दिया होगा, मतलब टेंशन थोड़ी सी उसमें कम हो गई होगी जिस वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। अब फ्रीक्वेंसी कम होगी कितनी हो गई है, 536 से 535 हो गई होगी या 534 हो गई होगी, ठीक है। सपोज कर लेते 534 या 35 हो गई होगी। तो उस केस में अब अगर बीट्स निकालेंगे तो इसकी तो 530 रिमेन है, ठीक है। अब अगर यहाँ बीट्स निकालेंगे तो कितना आ रहा होगा, 4 हर्ट्ज आएगा या 5 हर्ट्ज आएगा या, ठीक है, इतना ही आएगा लगभग, ठीक है। तो अब इतना अगर ये यहाँ पे जो बीट्स है वो तो कह रहे हैं इंक्रीज करके 7 हर्ट्ज है, 7 हर्ट्ज तो कभी आ नहीं सकता। तो दूसरा केस यहाँ पे लेके चलते हैं, दूसरे केस में क्या मान के चलते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी 530 है और दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी 530 में से 6 माइनस कर देंगे कितनी है 524 हर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी 524, इस वाले की 524, इस वाले की 530, दोनों का डिफरेंस करते हैं, 6 हर्ट्ज की हमको बीट्स मिल रही है, यहाँ तक क्वेश्चन ठीक बैठ रहा है, ठीक है। अब बी में क्या करते हैं, टेंशन यहाँ पे थोड़ी सी डिक्रीज कर गई होगी, डिक्रीज करके कितनी हो गई 523 हो गई होगी, ठीक है। 523 हो गई होगी डिक्रीज करके। अब अगर इन दोनों का ए और बी का डिफरेंस निकालते तो 7 हर्ट्ज पॉसिबल है ये, ठीक है। ये पॉसिबल है तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 523 524 वाला कहाँ पे, ये हो गया इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 kg, एक 5 kg का मास है, ठीक है, दूसरा पार्टिकल है 10 kg, ठीक है, एक 10 kg रेस्पेक्टिवली अटैच टू टू एंड ऑफ द रॉड ऑफ 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर की एक रॉड है इससे अटैच है, ठीक है। अब कह रहा है विद नेग्लिजिबल मास 1 मीटर विद नेग्लिजिबल मास ऑफ द रॉड, ये जो रॉड है इसका मास नेग्लिजिबल है, मतलब लगभग नथिंग, कुछ नहीं, जीरो, ठीक है। द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 किलोग्राम पार्टिकल इज नियरली एट अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन मान लेते हैं और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है,
XCOM क्या होगा, वो कहता है M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब ये ओरिजिन हो गया तो यहाँ से M1 5 kg, यहाँ से इसकी ओरिजिन से मास M1 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो तो X1 0 है तो ये हो जाएगा 0 प्लस M2 है 10, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 मीटर इंटू 1 मीटर को सेंटीमीटर में 100 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में आया हुआ है। M1 प्लस M2 यानी कि 10 प्लस 15 यानी कि 15, 10 प्लस 5 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 15, तो फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 6 जा 90, 6 जा 90, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना बचा 10 10, ये हो जाएगा 666.6, तो लगभग ये हो जाएगा 67 सेंटीमीटर। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3J। ये जो 3J इसकी मीनिंग है J डायरेक्शन दे रखी है। ठीक है, 3 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2k कैप। ठीक है, इन मीटर। इसमें टॉर्क पूछा जा रहा है, तो टॉर्क सिंपली क्या होता है, देखिए इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक्स करते हैं तो सिंपली लोग टॉर्क निकालते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फोर्स इनटू पोजीशन वेक्टर डी करके निकाल देते हैं। तो ये हो जाता है 3 2 जा 6, और ये कर देते हैं J क्रॉस K, और J क्रॉस K की वैल्यू होती है I। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 6I। ठीक है, न्यूटन मीटर, और ये ऑप्शन देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कर देते हैं, जबकि गलत है, ये नहीं होता है। टॉर्क इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इनटू अप्लाइड फोर्स, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है, वो कितना है, वो है 2k कैप, क्रॉस फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स दे रखा है 3J कैप। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, अब k क्रॉस j क्या होता है, k क्रॉस j देखिए J क्रॉस K होता है I, तो K क्रॉस J हो जाएगा माइनस का I। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आंसर माइनस का 6I कैप न्यूटन मीटर। ये थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका नहीं होगा, ये चीज का ध्यान रखना होगा। ठीक है, यही मिस्टेक्स कई लोग कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वॉट। देखिए वो ये क्या कहते हैं, फ्लक्स आप इसको देखिए, अब ये मत समझिए 20 वेबर लिखा है। ठीक है, ये जो फ्लक्स है ये है इसकी एक्चुअल में इंटेंसिटी। ठीक है, तो वो है कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 20 वॉट पर सेंटीमीटर फॉल ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर। ये जो 2 लिखा है स्क्वायर है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहे हैं द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे जो 103 लिख रहा है ये यहाँ पे इसकी पावर है। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने कॉपी किया था। ठीक है, तो यहाँ पावर लगाना भूल गया। ठीक है, ये पावर में लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 10 की पावर 3, यहाँ 10 की पावर 3, यहाँ 10 की पावर 3, और यहाँ भी 10 की पावर 3 जूल। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटेंसिटी तो दी हुई है, इंटेंसिटी दी है कितनी, 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इंटेंसिटी की लाइट किसी सरफेस से फॉल होती है जो सरफेस एरिया जिसका है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहे द एनर्जी रिसीव बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में कितनी एनर्जी वो सरफेस रिसीव करेगा। तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला का उसकी जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो होती है, क्या होती है, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये एक्चुअल में इंटेंसिटी की डेफिनेशन होती है। ठीक है, द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी अगर निकालेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपली I/A/T। आई कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 20, आई तो 20 हो गया, आई हो गया 20, आई 20 गिवन है। एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जो इंटेंसिटी की यूनिट है वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, तो इसकी यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे टाइम टाइम है कितना, 60 सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 टू द 12 टू द 24 और 10 की पावर 1 2 3 इंटू 10 की पावर 3, तो हो जाएगा 24 इंटू 10 की पावर 3 जूल। तो इसमें ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि a spherical conductor of radius 10 centimeter has charge 3.2 into 10 की पावर
-7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, what is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? यार देखिए इसमें बोला गया है कि ये स्फेयर है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में सब लोग एक मिस्टेक ये कर सकते हैं, ये मिस्टेक हो जाती है, क्या मिस्टेक हो जाती है कि ये सोचते हैं कि जो फॉर कंडक्टर के लिए चार्ज को अज्यूम करके मान के चलते हैं कि जो कंडक्टर, जो भी कोई कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी होगी उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड, यानी कि जो बोला ना 3.2 जो चार्ज दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ये ऐसा अज्यूम करता है कि इसके सेंटर पे है, ठीक है। पॉइंट चार्ज की तरह स्फीयर को अज्यूम करते हैं इसके सेंटर पे है। और जब इसे सेंटर मान लेते हैं तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से तक कैलकुलेट करते हैं वो कितनी कैलकुलेट करते हैं 10 + 15, ठीक है। तो ये यहीं पे मिस्टेक हो जाता है, ये नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये जो 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम का चार्ज है ये इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस बॉडी को हम लोग ट्रीट करते हैं एज अ पॉइंट चार्ज, ये मान के चलते हैं, ये तो अज्यूम करते हैं सारा चार्ज इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है और इस बॉडी को अज्यूम करते हैं एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब इससे 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट इस तरह से करेंगे, ये हो जाएगा के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, तो 9 × 10⁹ इंटू चार्ज का स्क्वायर यानी कि 3.2 इंटू 10⁻⁷ का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा डिस्टेंस कितनी है दे रखी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.015 हो जाएगा, ठीक है, 0.015 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर इसमें आएगा करीब लगभग आंसर आ जाएगा इसका 1.28 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये आंसर इसमें आ जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। देखिए सपोज करते हैं ये एरिया है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम होगा 0.2 मीटर क्यूब, इस पूरे रीजन में जो पोटेंशियल है वो है 5 वोल्ट, यहाँ भी 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 5 वोल्ट, पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं है, पूरे रीजन में 5 वोल्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। जब चेंज इन पोटेंशियल इस पूरे रीजन में 0 है, डेल वी 0 है, ठीक है, डेल वी इक्वल टू 0 गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा वो ये हो जाएगा 1, ऑप्शन 1 इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है इसमें कि द increase in the width of the depletion region in a PN junction diode is due to, एक PN जंक्शन डायोड है, ठीक, ये PN जंक्शन डायोड है, ठीक है, ये इसकी होती है विड्थ। ये विड्थ एक्चुअल में क्या होता है, विड्थ एक्चुअल में ये होती है कि ये जो इसमें ये जो होल्स यहाँ से क्या कुछ इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पी में आ जाते हैं और पी रीजन से कुछ होल यहाँ पे आ जाते हैं, जिस वजह से ये इस रीजन जब आते हैं तो आपस में मिलकर एक दूसरे को डिफ्यूज करते हैं, डिफ्यूज करने से ये जो ये न्यूट्रल रीजन क्रिएट होता है यही होता है इसका पोटेंशियल बैरियर, यही होता है, ठीक है। तो ये जो इसकी जो विड्थ होती है इसी को बोलते हैं विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर। अब क्या करते हैं कि जैसे ही इसमें हम फॉरवर्ड बैस लगाते हैं, फॉरवर्ड बैस का मतलब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लगाते हैं, ठीक है, जैसे ही यहाँ प्लस लगाएंगे तो यहाँ पे जो पॉजिटिव जो इसका इफेक्ट होगा वो ये होल को यहाँ पे रिपेल करेगा, तो होल उल्टा और इधर पुश करते हैं, ठीक है। तो जब होल इधर की ओर जाएंगे इस तरफ ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर रिपेल होकर जब इधर जाएंगे तो ये जो विड होती है ये विड पे यहाँ से ऐसे फोर्स आता है तो विड की जो ये जो बैरियर है ये डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो फॉरवर्ड के केस में तो जो विड है वो डिक्रीज कर जाएगी, तो फॉरवर्ड तो यहाँ नहीं हो सकता, बोथ फॉरवर्ड और रिवर्स बैस, फॉरवर्ड जब नहीं हो सकता तो ये वाला ऑप्शन तो कतई गलत, ठीक है। इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट इंक्रीज होने का मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज और ज्यादा इंक्रीज करना, तो ये भी गलत, ठीक है। अब रिवर्स बैस में क्या होता है, रिवर्स बैस में क्या होता है कि यहाँ पे रिवर्स बैस में यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इस जगह पे हो जाता है माइनस, ठीक है। जब यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो ये माइनस की वजह से जो ये जितने और यहाँ पे होल थे वो इधर की ओर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जिस वजह से ये जो विड्थ है, ठीक है, ये और ज्यादा इंक्रीज कर जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो रिवर्स बैस ऑप्शन 2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि कैपेसिटर ऑफ 40 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड टू
200 वोल्ट ऑफ 50 हर्ट्ज एसी सोर्स एसी सप्लाई, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज नियरली। ठीक है, तो इसमें आई आर एम एस फाइंड करवा रहे हैं, आई आर एम एस ये पता करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी एक स्लाइटली मिस्टेक्स कई बार स्टूडेंट्स कर देते हैं, वो क्या होती है वो देखते हैं कि यहाँ पे पता करना आई आर एम एस। तो इसके लिए पहले देखते हैं कि V कितना दिया हुआ है। V दिया हुआ है 200 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना होगा सबसे पहले XC। XC फाइंड करेंगे तो XC इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक है, तो 1 अपॉन ओमेगा C करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा C कितना है 40 माइक्रोफैराड यानी कि 10 की पावर -6। ठीक है, ओमेगा कई बार जल्दबाजी में क्वेश्चन पेपर जब ठीक है जो फिजिक्स का जो पार्ट होता है वो आखिरी में आता है। ठीक है, अक्सर आखिरी में आता है। ठीक है, आखिरी में आता है, इससे पहले हम और क्वेश्चंस करे होते हैं तो उस टाइम दिमाग जो होता है काफी सैचुरेट हो चुका होता है। ठीक है, दिमाग चला चला के, तो उसमें स्लाइटली मिस्टेक ये हो जाती है कि फ्रीक्वेंसी ठीक है बिना इसको ओमेगा में कन्वर्ट किए डायरेक्ट 50 हर्ट्ज यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, अगर फ्रीक्वेंसी रख रहे हैं तो यहाँ पे 2 पाई रखना भूल जाते हैं। ठीक है, तो 2 पाई रखना पड़ेगा। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा लगभग 79.4। तो इसको अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 80 ओम। ठीक है, 80 मान लेते हैं। अब यहाँ पे स्लाइटली मिस्टेक जो दूसरी मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट वो ये करते हैं कि हमें फाइंड करना आई आर एम एस। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है V इक्वल टू 200 वोल्टेज। यहाँ पे कुछ इन्होंने बताया नहीं कि ये V कैसा है, ये भी पीक वोल्टेज है कि आई आर एम एस वैल्यू है। ठीक है, ये आर एम एस वैल्यू है कि पीक वोल्टेज है, ये बताया नहीं है। ठीक है, तो इसको पीक वैल्यू मतलब पीक वोल्टेज समझ लेते हैं। तो पीक वोल्टेज समझने के बाद यहाँ पे अगर आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे कर देते हैं कि 200 मतलब अपॉन √2 क्या होता है वी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है वी आर एम एस इक्वल टू होता है V नॉट बाई √2 होता है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो यहाँ पे आ जाता है 141.4 और ये यहाँ पे वोल्टेज मिल गया। जब इसको हम लोग एक्सी से डिवाइड करते हैं मतलब 80 से डिवाइड करते हैं तो ये लगभग यहाँ पे आ जाता है 1.7 और ये 1.7 ऑप्शन में दिख जाता है तो तुरंत इसको टिक भी मार देते हैं। ये गलती हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या गलती करते हैं वो गलती आप लोग नहीं करिएगा, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो अब इसमें जो गलती हो गई वो तो चलो बता दी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल में वोल्टेज के आगे कुछ भी नहीं मेंशन किया है तो वो अज्यूम किया जाता है वो वी आर एम एस की है। ध्यान रखिए, अगर कोई भी वैल्यू यहाँ कुछ भी बताया नहीं गया कि पीक वोल्टेज है कि आरएमएस वैल्यू है कि एवरेज वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग मान के चलेंगे जो वोल्टेज वो गिवन है वो आरएमएस वैल्यू गिवन है। तो ये होगा वी आर एम एस बराबर 200 वोल्टेज। आई आर एम एस फाइंड करना है तो आई आर एम एस बराबर हो जाएगा आई आर एम एस हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन एक्सी। तो ये हो जाएगा सिंपली आई आर एम एस इक्वल टू 200 अपॉन 80 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 2.5। ठीक है, 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 ये। दूसरा क्वेश्चन है कि द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विद मॉलिक्यूल डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस एज। ठीक है, नंबर डेंसिटी होता है ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको इस तरह से मान के चलते हैं n की वैल्यू ये इसका मतलब। ठीक है, तो ये मीन फ्री पाथ है लैम्डा ये। ठीक है, ये जो मीन फ्री पाथ होता है ये मीन फ्री पाथ होता है कि जितनी देर तक कोई भी पार्टिकल फ्रीली बिना किसी कोलिजन के चल रहा होता है वो होता है मीन फ्री पाथ। तो भाई मीन फ्री पाथ इसका फॉर्मूला तो देखिए फॉर्मूला तो हम डायरेक्ट बता देंगे क्या होता है लेकिन इसको याद करने के लिए टेक्निक को ध्यान रखिए कि एक रीजन से ये एक एटम से इस एटम तक जाने में ठीक है इस डिस्टेंस को कवर करने में यहाँ ये फ्रीली पाथ होता है। तो इस डिस्टेंस तक कवर जब कर रहा होगा एटम तो उसका कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा होगा, है ना। कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा होगा तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है वो कितनी हो सकती है, वो हो सकती है एक एटम का कितना डायमीटर है। ठीक है, ये डिस्टेंस हो सकती है। तो ये एरिया जो होगा लगभग इतने एरिया में पार्टिकल फ्रीली ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, इसको एरिया का अगर इसको एटम देखिए जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो गैस हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें जो एटम का जो साइज जो एटम का जो शेप था वो लगभग ये क्या कहते हैं स्फेरिकल माना गया था। ठीक है, तो अगर हम इसको एरिया इसका फाइंड करेंगे ठीक है अगर इसका हम लोग नॉर्मली 2D में अगर इसका एरिया फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई डी स्क्वायर। ठीक है, पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए किस किस ऑप्शन में अपॉन में पाई डी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, हम देखते हैं यूनिट एरिया में कितना जो क्या कहते हैं जो पार्टिकल है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि अपॉन में पाई डी स्क्वायर देखिए किस किस में दिया है गिवन है, इसमें गिवन है और इसमें गिवन है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें देखिए जो जो नंबर ऑफ डेंसिटी n है ना वो क्या हम लोग जो मीन जो पर पार्टिकल की बात करते हैं एक पार्टिकल की बात करते हैं यानी कि उसे n से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, n स्क्वायर का तो कोई केस ही नहीं बनता है यहाँ पे, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता इसमें। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा।
ठीक है, इस तरह से मतलब इसको याद करने की और भी टेक्निक होती है, इसका पूरा एक डेरिवेशन ही होता है, बट वो फिलहाल नीट के लिए इतना जरूरी नहीं है। फिलहाल वो क्वेश्चन जो इसका डेरिवेशन होता है वो आगे जब हायर लेवल में फिजिक्स पढ़ते हैं, बीएससी एमएससी करते हैं, तो वहाँ पे इसका डेरिवेशन किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर अ ट्रांजिस्टर एक्शन which of the following statement is correct? Base, emitter and collector regions should have same doping concentration। ठीक है, ये तो कतई गलत है। ट्रांजिस्टर में जो बेस होता है वो लाइटली डोप्ड होता है और थिन होता है, ठीक है, और मीटर थोड़ा सा हैवी डोप्ड होता है, जो कलेक्टर होता है थोड़ा लेस डोप्ड होता है, और जो इमीटर और वो कलेक्टर लगभग लगभग बराबर ही मान के चलते हैं। ठीक है, ये तो गलत। बेस, इमीटर, कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज, ये भी गलत। ठीक है, जो बेस होता है वो काफी पतला होता है। बोथ इमीटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ट्रांजिस्टर में तो ये इस ऑप्शन अभी डिस्कस करते हैं, ये तो गलत है फिलहाल, अभी इस पे डिस्कस करते हैं लेकिन पर्पस। ठीक है, कि यहाँ से कई और क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, ये तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। जो थर्ड ऑप्शन है इसको ध्यान से पढ़िए, बोथ इमीटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अगर किसी ट्रांजिस्टर में, देखिए एक ट्रांजिस्टर होता है ये ऐसे, ठीक है, तो ये कलेक्टर, ये तो इमीटर, इमीटर ये बेस, ये इमीटर ये बेस ये कलेक्टर। ठीक है, तो ये इमीटर बेस जंक्शन, ये कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, तो इसमें ये जो इमीटर बेस जंक्शन होता है ये होता है फॉरवर्ड बायस, और ये जो क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर में, और ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है ये होता है रिवर्स बायस। ठीक है, ऐसा केस होता है। अब इस केस में जो ट्रांजिस्टर वर्क करता है वो एज एम्पलीफायर वर्क करता है, ये ट्रांजिस्टर केस होता है। ठीक है, ये दोनों फॉरवर्ड बायस में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एज एम्पलीफायर वर्क करता है। अब जब ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर वर्क कर रहा होगा ना, तो इसी को बोलते हैं ट्रांजिस्टर एक्शन हो रहा है। तो ये ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर में जो पहला जो जंक्शन होता है वो होता है फॉरवर्ड बायस, जो दूसरा जंक्शन होता है वो होता है रिवर्स बायस। बट अगर ट्रांजिस्टर में दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन का मतलब समझते हैं, मतलब यहाँ भी रेजिस्टेंस लगभग जीरो हो गया, यहाँ भी रेजिस्टेंस लगभग जीरो हो गया, तो ये सिंपली एक वायर की तरह काम करेगा, सिंपली एक कंडक्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये सैचुरेशन रीजन होता है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। इसका जो एप्लीकेशन होता है वो स्विच एक्शन होता है। ठीक है, स्विच एक्शन, जैसे कि स्विच हम लोग खोलते हैं फैन चल जाता है। ठीक है, ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, करंट यहाँ पे बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगा, और ये जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा हो वो चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, स्विच एक्शन की तरह काम करता है। अब अगर हम दोनों यहाँ पे अगर रिवर्स बायस में हो जाएंगे, दोनों जंक्शन अगर ये रिवर्स बायस हो जाएंगे, तो उस केस में जो ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, वो रिवर्स सैचुरेशन में मतलब ऐसा क्या कहते हैं, देखो ये दोनों रिवर्स बायस हो जाएंगे तो ठीक है, यहाँ पे दोनों फॉरवर्ड थे तो सैचुरेशन रीजन आ गया था, उसी तरह अगर दोनों रिवर्स बायस हो जाते तो वो रिवर्स सैचुरेशन रीजन आ जाता है। ठीक है, बट अगर पहला रीजन, ये जो पहला रीजन है, तो वो अगर रिवर्स बायस और जो दूसरा रीजन होता है वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है, तो वो कट ऑफ रीजन होता है। ठीक है, तो वो डिजिटल सर्किट में इसका यूज करते हैं, जैसे फ्लिप फ्लॉप होते हैं। ठीक है, तो हायर क्लास में आगे आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो इसको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is half and intensity is double? कह रहे हैं कि अगर जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1.5 टाइम इंक्रीज कर दे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, तो जो क्या कहते हैं जो मटेरियल होता है वो फोटोसेंसिटिव मटेरियल, उसमें करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगेंगे और सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगी। कह रहे हैं तब क्या होगा जब हम उसकी क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देंगे। ठीक है, ये हाफ करने का मतलब 2 टाइम डिक्रीज कर दिया मैंने, और इंटेंसिटी को मैंने डबल कर दिया। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो करंट सैचुरेशन लेवल तक तो इंक्रीज करेगी, बट उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी, वो तो चलिए अलग बात थी। ठीक है, बट यहाँ पे जो उसकी फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम्स डिक्रीज कर दे रहे हैं, मतलब उसकी जस्ट आधी कर दे रहे हैं। आपने पहले उसका फ्रीक्वेंसी को 1.5 गुना बढ़ाया और उसके बाद 2 गुना घटा दिया, है ना, तो जो जो यहाँ पे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम हो गई होगी, यानी कि वहाँ पे जो फोटो एमिशन है वो तो पॉसिबल होएगा नहीं, यानी कि जो करंट होगी वो जीरो होगी। ठीक है, फोटोसेंसिटिव करंट इसमें जीरो हो जाएगी। इसका करेक्ट ऑप्शन ये फोर्थ ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट आप क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि ठीक है, अब इस क्वेश्चन टाइप करने में प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके इसकी पिक लगा दी। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप 235 U235 is bombarded with a neutron, it generate krypton 89। ठीक है, ये एटम, ये न्यूक्लियस जनरेट होता है और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो जो सेकंड केस में जो मतलब कह रहे हैं कि जो उसमें सेकंड स्पेसीज होगी वो क्या होगी। तो इसमें देखते हैं कि देखिए क्रिप्टॉन 36, देखिए जो न्यूट्रॉन होता है यहाँ पे तो 3 होता है बट यहाँ होता है 0। ठीक है, तो यहाँ एटॉमिक नंबर से देखते हैं, बैलेंस करके देख लेते हैं। ठीक है, नंबर देखिए
चार्ज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है, कंजर्वेटिव ऑफ चार्ज यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे 92 चार्ज है, यहाँ पे 36, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 92 प्रोटॉन है और यहाँ पे कितने 36, ठीक है, यहाँ पे 36 है तो 92 में से 36 माइनस करेंगे कितना आएगा, लगभग आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 56, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो स्पेसिस में क्रिएट होगी, जो नेक्स्ट एटम उसका होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा 56, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं 56 किसका है, ये, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें 1 हो जाएगा। तो ये वीडियो काफी है, तो इसमें जो नेक्स्ट वीडियो जो क्वेश्चन बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, उसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू इन दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।